नमस्ते, मैं हूं रवीन गौतम और आप देख रहे हैं कमोडिटी टुडे पर बिग पिक्चर। दोस्तों, आज की कहानी अलग है क्योंकि यहाँ 3 तस्वीरें हैं, एक किसान की, एक बाजार की और एक दुनिया की। और इन तीनों के बीच एक सच्चाई छिपी हुई है जो आपको कोई सीधा नहीं बताएगा। तो आज का बिग पिक्चर में हम सिर्फ खबरें नहीं देखेंगे, हम समझेंगे कि सिस्टम कहाँ टूट रहा है और किसकी कीमत पर। तो आइए शुरू करते हैं बिग पिक्चर। दोस्तों, आज सुबह साउथ तेहरान में एक मिसाइल गिरी, 12 लोग मारे गए, 28 घायल। उसी वक्त जब ट्रंप वाशिंगटन में बैठकर कह रहे थे कि हम बातचीत में हैं और डील बहुत करीब है। बम गिर रहा है और नेगोशिएशन चल रही है, या शायद न बम रुक रहा है और न बातचीत हो रही है, क्योंकि ईरान ने साफ कह दिया है अमेरिका के साथ कोई नेगोशिएशन नहीं हुई, कोई बात नहीं हुई। ट्रंप झूठ बोल रहे हैं और ट्रंप बोल रहे हैं वो हमसे बात कर रहे हैं, वो डील करना चाहते हैं, बहुत बुरी तरह से चाहते हैं। आपको अंदाजा नहीं है कितनी बुरी तरह से। दोस्तों, एक साथ दोनों बातें सच नहीं हो सकती, लेकिन दोनों के बीच ईरान की 82,000 से ज्यादा इमारतें तबाह हो चुकी हैं, हजारों आम नागरिक मारे जा चुके हैं, जिनमें 200 से अधिक तो बच्चे हैं। और इसी बीच अमेरिका ने पाकिस्तान के जरिए ईरान को एक कागज थमाया है, 15 शर्तों का कागज। तो आज बिग पिक्चर में सिर्फ एक सवाल, ट्रंप की ये 15 शर्तें पीस का रास्ता है या किसी टूटे हुए देश से विजेता की मांग। ट्रंप का दिमाग 48 घंटे से 5 दिन तक। तो पहले हम ट्रंप को समझते हैं, क्योंकि इस पूरी कहानी में सबसे अप्रत्याशित किरदार कोई है तो वही है। शनिवार ट्रंप ने धमकी दी, अगर हॉर्मुज 48 घंटे में नहीं खुला तो ईरान के सभी पावर प्लांट्स तबाह कर देंगे। सोमवार सुबह डेडलाइन से कुछ घंटे पहले ट्रंप ने यू टर्न लिया, कहा बातचीत चल रही है, पावर प्लांट्स पर हमला 5 दिन के लिए टाल दिया। और उसी सोमवार दोपहर को पेंटागन ने 82nd एयरबोर्न डिवीजन के 1000 और सैनिक मिडिल ईस्ट भेजने की तैयारी की। मंगलवार को ट्रंप ओवल ऑफिस में बोले, हम सभी नेगोशिएशंस में हैं, जेडी वांस हैं, मार्को रूबियो हैं, विटकॉफ हैं, जुरेद कुशनेर हैं, सब लोग लगे हुए हैं। और उसी मंगलवार रात ईरान ने तेल अवीव पर मिसाइल्स दागी। ये डिप्लोमेसी नहीं है, ये एक ऐसा आदमी है जो एक हाथ में शांति का संदेश रखता है और दूसरे हाथ से तबाही का खेल खेलता है। याद करिए 9 मार्च को ट्रंप ने क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि यह युद्ध लगभग खत्म हो गया है, और उसी शाम उन्होंने कहा हमने बहुत जीता है लेकिन अभी पूरा नहीं जीते। यह कौन सा नेता है, कौन सा लीडर है जिसे खुद नहीं पता कि उसका युद्ध खत्म हुआ है या नहीं खत्म हुआ है। अब बात करते हैं उन 15 शर्तों की, जो कि एक नया शिगुफा है। यह 15 शर्तों का प्लान पाकिस्तान के जरिए तेहरान भेजा गया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने 2 ऑफिशियल्स के हवाले से इसकी पुष्टि की है। पहले 1 से 5 तक की कंडीशंस को हम देखते हैं। तो पहली शर्त जो रखी गई है वो कहा गया है कि ईरान अपनी सभी मौजूदा परमाणु क्षमताएं पूरी तरह से नष्ट करे। दूसरी शर्त क्या है? वो कह रहे हैं कि कभी भी न्यूक्लियर वेपन ना बनाने की प्रतिज्ञा ले ईरान। तीसरी शर्त, ईरानी जमीन पर यूरेनियम एनरिचमेंट पूरी तरह से बंद करे। चौथी, ईरान का हाईली एनरिच्ड यूरेनियम जो अभी इस्फहान की तबाह साइट्स के नीचे दबा है, अमेरिका को सौंपो। ट्रंप के शब्दों में, वी वांट द न्यूक्लियर डस्ट। पांचवी, नातांज, इस्फहान, फॉर्दो सब नष्ट करो। अब हम बात करते हैं 6 से 10 शर्तों की जो प्रॉक्सी और मिसाइल मांगों से जुड़ी हुई हैं। तो छठी शर्त है कि हिजबुल्ला, हमास, हूती किसी को कोई हथियार, कोई फंडिंग, कोई डायरेक्शन नहीं। सातवीं, ईरान की रीजनल प्रॉक्सी स्ट्रेटेजी पूरी तरह से खत्म होनी चाहिए। आठवीं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हमेशा के लिए फ्री मैरीटाइम जोन बनाए। नवीं, ईरान का मिसाइल प्रोग्राम रेंज और क्वांटिटी दोनों में लिमिटेड हो, सीमित हो। 10वीं, मिसाइल्स सिर्फ और सिर्फ सेल्फ डिफेंस के लिए हों, जो कि सबसे कड़वी मांग मालूम पड़ती है। और शर्त नंबर 11 क्या है? इजराइल के अस्तित्व के अधिकार को ईरान माने। वो ईरान जो 45 साल से कह रहा है कि इजराइल एक नाजायज राज्य है, वो ईरान उसी इजराइल को रिकॉग्नाइज करे। बदले में अमेरिका क्या देगा? शर्त नंबर 1 से लेकर 11 तक ट्रंप ने
सिर्फ ईरान से मांग रखी है, लेकिन बदले में वो देगा क्या, उस शर्त नंबर 12 से 15 के बीच में है। तो शर्त नंबर 12 कह रही है कि सभी इंटरनेशनल सैंक्शंस हटा लेंगे, बशर में सिविलियन न्यूक्लियर एनर्जी में अमेरिकी मदद मिलेगी, स्नैपबैक मैकेनिज्म पूरी तरह से खत्म होगा और 1 महीने की सीज फायर जिसमें बातचीत हो। दोस्तों, इन 15 शर्तों को एक साथ देखिए। एक रीजनल सोर्स ने CNN को बताया कि इनमें से कई शर्तें ईरान के लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हैं। यह पीस प्लान नहीं है, यह उस इंसान की शॉपिंग लिस्ट है जो जीत चुका है और दूसरे से कह रहा है अब सब कुछ मेरी शर्तों पर। ईरान टूटा है, झुका नहीं। लेकिन क्या ईरान सच में टूटा है? तो आंकड़े देखते हैं। पिछले 25 दिनों में अमेरिका और इजराइल ने 184 शहरों में 26 प्रांतों में हमले किए हैं। 5300 से अधिक सैनिक मारे गए हैं, 1400 से ज़्यादा आम नागरिक मारे गए हैं और 200 से अधिक बच्चे। एक बच्चा जो सिर्फ 8 महीने का था, ईरान ने 500 से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स और 2000 ड्रोन्स दागे, लेकिन उसके मिसाइल्स स्टोर्स खाली हो रहे हैं। ईरान रेड क्रिसेंट के मुताबिक 82,000 से ज़्यादा सिविलियन स्ट्रक्चर्स डैमेज हुई हैं और फिर भी ईरान ने मंगलवार की रात इजराइल पर 7 वेव्स में मिसाइल्स दागी। तेल अवीव में बिल्डिंग्स जली, दिमोना के पास जहां इजराइल का न्यूक्लियर साइट है। साइरेंस बजे और ईरान ने हॉर्मुज को नॉन हॉस्टाइल वेसल्स के लिए खोला, लेकिन अमेरिकी और इजरायली जहाजों के लिए नहीं। यानी ईरान झुका नहीं है पूरी तरह, बल्कि ईरान के एक वरिष्ठ सैन्य सलाहकार ने कहा युद्ध तब तक जारी रहेगा जब तक ईरान को डैमेज का पूरा मुआवजा नहीं मिलता। और IRGC ने कहा तेल अवीव और अमेरिका के रीजनल एलाइज के लिए आज रात विशेष योजनाएं हैं जो किसी भी नेगोशिएशंस की उम्मीद को हमेशा के लिए खत्म कर देंगी। दोस्तों, नाक बड़ी है या जान? ईरान की सरकार कह रही है कि हम झुकेंगे नहीं, कोई डील नहीं है। लेकिन उसी ईरान में कुछ ईरानियों ने CNN को बताया है कि यह युद्ध उनके लिए वेलकम इफ ब्रूटल नेसेसिटी है। क्यों? क्योंकि वही सरकार जो आज अमेरिका से नाक की लड़ाई लड़ रही है, उसने 25 जनवरी 2026 तक अपने ही हजारों नागरिकों को मार डाला था, अपनी ही सड़कों पर जो प्रोटेस्ट कर रहे थे। यानी वो नाक IRGC की नाक है, उस सत्ता की नाक है जो अपनी ही जनता को मार सकती है। गल्फ न्यूज के एनालिस्ट ने लिखा है कि यह 15 पॉइंट प्लान एक फाइनल डॉक्यूमेंट नहीं है, यह एक ओपनिंग पोजीशन है, एक टेस्ट, यह देखने के लिए कि ईरान कितना झुकेगा। और ईरान की नई सरकार मुस्तफा खामनेई ने मोहम्मद बाक़िर जुल्गदर को नया सिक्योरिटी चीफ बनाया, एक कट्टर लॉयलिस्ट। यह सिग्नल है कि खामनेई पावर को और टाइट कर रहे हैं। द बिग पिक्चर कंक्लूजन, ट्रंप ने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया, 5 दिन की मोहलत में बदला। मिसाइल्स रुकी नहीं, बातचीत हुई या नहीं यह भी तय नहीं। 15 शर्तें भेजी हैं पाकिस्तान के जरिए। वो शर्तें हैं परमाणु कार्यक्रम नष्ट करो, प्रॉक्सी हटाओ, इजराइल को मानो, हॉर्मुज खोलो और बदले में सैंक्शंस हटाएंगे। यह डील नहीं है जैसे ओमान के फॉरेन मिनिस्टर ने इकोनॉमिस्ट में लिखा। अमेरिका ने अपनी फॉरेन पॉलिसी पर से कंट्रोल खो दिया है और यह युद्ध एक ग्रेव मिसकैलकुलेशन है। लेकिन इस मिसकैलकुलेशन की कीमत 8 महीने का वो बच्चा नहीं चुका रहा, या फिर 88 साल का वो बुजुर्ग नहीं चुका रहा। वो चुका रहे हैं क्योंकि एक तरफ ट्रंप है जिनके बयान रोज बदलते हैं और दूसरी तरफ IRGC है जिसकी नाक नहीं झुकती, और बीच में ईरान के आम लोग जिन्होंने ना यह युद्ध चुना ना यह सरकार मांगी। ट्रंप की 15 शर्तें कागज पर हैं, ईरान के हजारों नागरिकों की मौत जमीन पर है। जब तक इन दोनों के बीच की दूरी नहीं पटेगी, ना हॉर्मुज खुलेगा और ना ही यह आग बुझेगी। यही है आज का बिग पिक्चर। दोस्तों, ऐसा शायद ही कोई घर होगा जिसके घर में दालें ना बनती हों। चने की दाल, मसूर की दाल, ये दालें बड़ी आम हैं, सभी घरों में बनती हैं। लेकिन ये दालें आती हैं किसी खेत से, किसी किसान के हाथों से। और उस किसान से यदि आप एक सवाल पूछें कि भाई इस साल कितने में बेची आपने दाल, तो जवाब मिलेगा जितने में बेची उससे ज़्यादा तो सरकार ने इसकी MSP तय की थी, लेकिन मंडी में उतना मिला नहीं। और यही है आज की कहानी। सरकार ने चने का MSP तय किया 5,875 रुपये प्रति क्विंटल, लेकिन कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात की मंडियों में चना बिक रहा है 5,000 से 5,400 रुपये प्रति क्विंटल के बीच में।
और उसी तरह से मसूर भी अपने एमएसपी से कम बिक रही है और उसका दाम गिरता ही जा रहा है। यानी सरकार ने कागज पर दाम तय किए, लेकिन मंडी ने उसे मानने से इनकार कर दिया। तो बिग पिक्चर का आज का सवाल एमएसपी है, कानून है, योजना है, फिर भी किसान को सही दाम क्यों नहीं मिल रहा और इसका हल कहां है? द क्राइसिस, जमीन पर क्या हो रहा है, पहले हम तस्वीर समझते हैं। तो रबी सीजन की नई फसल मंडियों में आ गई है। चना और मसूर दोनों की आवक तेज है, लेकिन मांग कमजोर है और सरकारी खरीद अभी पूरी तरह से शुरू नहीं हुई। नतीजा, बाजार में दाम दबाव में। 21 मार्च को खत्म हुए सप्ताह में चने का अखिल भारतीय औसत थोक भाव गिरकर 5,042 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गया। उससे एक सप्ताह पहले ये 5,147 पर था, यानी एक हफ्ते में 100 रुपए की गिरावट। मसूर का भाव भी 7,245 रुपए से घटकर 6,778 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गया। कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात जैसी बड़ी उत्पादक मंडियों में चना एमएसपी से नीचे बिक रहा है। कई जगह किसान 54-55 रुपए प्रति किलो के भाव पर बिक्री कर रहे हैं और यह कोई एक दिन की बात नहीं है। 2 फरवरी को चने का औसत भाव 5,621 रुपए था और 9 फरवरी तक यह 5,396 रुपए रह गया और अब मार्च के अंत तक और नीचे आ गया। किसान परेशान है, फसल काटी, मंडी लाया, लेकिन जो दाम मिला वो एमएसपी से कम। द रीजन, ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसके पीछे 3 कारण हैं और तीनों कारण एक साथ काम कर रहे हैं। पहला कारण, जो कि बड़ा कारण है, बम्पर प्रोडक्शन। इस साल चने और मसूर की फसल बहुत अच्छी रही। जब सप्लाई ज्यादा हो और डिमांड उतनी ना हो तो दाम गिरते हैं। यह बाजार का सबसे पुराना नियम है। और दूसरा कारण, सस्ता इंपोर्ट। भारत मुख्यतः म्यांमार, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और कनाडा से दालें इंपोर्ट करता है। चना, मसूर और येलो पीस ऑस्ट्रेलिया, रशिया और कनाडा से आते हैं और यह इंपोर्ट दोस्तों ड्यूटी फ्री आ रहा है। तुअर, उड़द, मसूर, चना और येलो पीस, इन सभी पर ड्यूटी फ्री इंपोर्ट की छूट है, सिर्फ मूंग को छोड़कर। यानी बाहर से सस्ती दाल आ रही है, देश का किसान उससे कम्पीट नहीं कर पा रहा। और तीसरा कारण, सरकारी खरीद की धीमी रफ्तार। मांग कमजोर रहने और सरकारी खरीद शुरू ना होने के कारण चने के दाम लगातार नरम पड़ते जा रहे हैं। यानी तीनों मिलकर एक ऐसी स्थिति बना रहे हैं जहां किसान के पास मजबूरी में बेचने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। एमएसपी कागज पर है लेकिन मंडी में नहीं है। द ग्लोबल एंगल, भारत से आ रही है चुनौती। भारत में मसूर इंपोर्ट्स पिछले 15 सालों से बढ़ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और रशिया, ये 3 देश भारत को मसूर सप्लाई करते हैं। अरहर दाल के ऊंचे दाम की वजह से कंज्यूमर्स और होटल, रेस्टोरेंट, कैंटीन सेगमेंट ने मसूर दाल और चना दाल जैसे सस्ते विकल्पों की तरफ रुख कर लिया है। यानी एक तरफ कंज्यूमर्स की डिमांड मसूर की तरफ बढ़ी और दूसरी तरफ इंपोर्ट भी बढ़ा और दोनों के बीच फंसा देश का किसान। जो मसूर उगा रहा है वो बाजार में ऑस्ट्रेलिया और कनाडा की मसूर से compete कर रही है और अक्सर हार जाती है क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटी फ्री है। अब जरूरी सवाल यह है कि सरकार क्या कर रही है। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने प्राइस सपोर्ट स्कीम के तहत 6.49 लाख मीट्रिक टन चना और 6.01 लाख मीट्रिक टन मसूर की खरीद का प्रस्ताव केंद्र को भेजा और यह खरीद 24 मार्च से 30 मई 2026 के बीच होगी। यानी आज से ही एमपी में सरकारी खरीद शुरू हो गई है। एमएसपी पर नाफेड और एनसीसीएफ को 100% प्रोक्योरमेंट की जिम्मेदारी दी गई है अरहर, उड़द और मसूर के लिए। जी हाँ, एनसीसीएफ ने छत्तीसगढ़ में पीएसीएस सेंटर्स के जरिए सीधे किसानों से चना की खरीद शुरू कर दी है। पीएम आशा योजना के तहत सरकार ने वादा किया है कि अगर अरहर, उड़द और मसूर के दाम एमएसपी से नीचे जाएं तो 2028-29 तक 100% खरीद सुनिश्चित की जाएगी। यानी नियत है, योजना है, एजेंसियां हैं, लेकिन फिर भी मंडी में किसान एमएसपी से कम पर बेच रहा है। क्यों? क्योंकि खरीद में देरी है, रजिस्ट्रेशन जटिल है, केंद्र और राज्य के बीच कोऑर्डिनेशन की कमी है और जब तक खरीद शुरू होती है किसान पहले ही मंडी में बेच चुका होता है। द सॉल्यूशन, रास्ता क्या है? दोस्तों, अब वो बात जो सबसे ज़्यादा जरूरी है और वो है समस्या का सॉल्यूशन क्या है, क्योंकि समस्या तो हमने देख ली लेकिन रास्ते भी हैं। पहला रास्ता, खरीद की रफ्तार सरकार तेज करे।
एमपी ने आज से खरीद शुरू की है और ये अच्छा है, लेकिन ये तभी काम करेगा जब किसान को रजिस्ट्रेशन में आसानी हो, पेमेंट समय पर हो और खरीद केंद्र किसान के गांव के पास हो, ना कि दूर शहरों में। और दूसरा रास्ता क्या है? इंपोर्ट पॉलिसी को बैलेंस करे सरकार ने मसूर पर 10% इंपोर्ट ड्यूटी लगाई है ताकि घरेलू उत्पादन को बढ़ावा मिले और इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम हो। यह एक सही दिशा में कदम है, लेकिन इसे और रिफाइनमेंट चाहिए। फ्री इंपोर्ट और एमएसपी दोनों एक साथ नहीं चल सकते। अगर बाहर से सस्ती दाल आती रहे तो देश का किसान एमएसपी पर कभी नहीं बेच पाएगा। और तीसरा रास्ता क्या है? प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन। किसान सिर्फ कच्चा चना या मसूर बेचे तभी उसे कम दाम मिलेगा। अगर वही चना बेसन बने, वही मसूर पैकेज दाल बने तो वैल्यू बढ़ेगी और किसान को ज़्यादा मिलेगा। एफपीओ यानी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस यही काम कर सकते हैं। किसान मिलकर प्रोसेसिंग करें, खुद बेचें, बिचौलिए हटाएं, तो उनको दाम ज़्यादा मिलने की संभावना बढ़ती है। और चौथा रास्ता क्या है? भावांतर, जैसे कंपनसेशन मॉडल। एमपी सरकार ने भावांतर स्कीम के तहत मस्टर्ड किसानों को एमएसपी और मंडी भाव के अंतर का भुगतान करने का फैसला किया है। यह मॉडल चना और मसूर पर भी लागू हो सकता है। जहां फिजिकल प्रोक्योरमेंट मुश्किल हो, वहां किसान को डिफरेंस का सीधा पेमेंट कर दिया जाए। द बिग पिक्चर कंक्लूजन, भारत के किसान ने इस साल बम्पर दाल उगाई, चना उगाया, मसूर उगाई, रात दिन मेहनत की और जब मंडी गया तो सरकारी दाम से कम पर बेचना पड़ा। यह एक पैराडॉक्स है, जितना ज्यादा उगाओ उतना कम मिलता है। लेकिन इसका हल है और वो हल है 3 चीजों का तालमेल। सरकारी खरीद समय पर, तेज और किसान के दरवाजे तक। इंपोर्ट पॉलिसी जो कंज्यूमर को राहत दे लेकिन किसान को बर्बाद ना करे। वैल्यू एडिशन ताकि किसान सिर्फ कच्चे माल का सेलर ना रहे। एमएसपी एक वादा है, वह वादा तब पूरा होता है जब किसान की जेब में सही पैसा पहुंचे, कागज पर नहीं। दाल हर घर की जरूरत है और दाल उगाने वाला किसान हर घर की नींव है और उस नींव को मजबूत रखना यही है आज का बिग पिक्चर। दोस्तों, भारत की तरह एक और देश है जहां चावल सिर्फ खाना नहीं है, संस्कृति है, परंपरा है, पहचान है। जापान, जहां बच्चे दिन में 2 बार चावल खाते हैं, जहां एक आम जापानी साल में करीब 50 किलो चावल खाता है। उसी देश में पिछले साल एक बड़ा संकट आया था। एक साल पहले 5 किलो चावल का थैला जापान में करीब 2130 येन में मिलता था। मई 2025 में वही थैला 4280 येन का हो गया, यानी 2 गुने से ज्यादा। स्कूलों ने उन दिनों को कम कर दिया जिनमें बच्चों को लंच में चावल मिलता था। रेस्टोरेंट ने राइस रिफिल्स बंद कर दिए और सुपरमार्केट्स में परचेज लिमिट लगाई गई। जापान दुनिया का तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी और उसमें चावल की कमी। इस संकट का असर इतना गहरा था कि जो पार्टी जापान में आधी सदी से ज्यादा समय सत्ता में थी, उसे इलेक्शंस में हार का सामना करना पड़ा। लेकिन दोस्तों, आज की खबर यह है कि वो संकट अब ढलान पर है। 15 मार्च तक के हफ्ते में जापान के करीब 1000 सुपरमार्केट्स में चावल का औसत दाम 3980 येन प्रति 5 किलोग्राम रह गया, यानी 4000 येन के नीचे। 5वें हफ्ते लगातार गिरावट और अगस्त 2025 के बाद पहली बार इस थ्रेशहोल्ड के नीचे। तो बिग पिक्चर का आज का सवाल 3 हिस्सों में है। जापान में यह संकट आया कैसे, अब गिरावट क्यों आई और इस पूरी कहानी में भारत कहां खड़ा है? संकट की जड़, जापान में चावल इतना महंगा क्यों हुआ, पहले यही समझते हैं। क्योंकि यह सिर्फ जापान की कहानी नहीं है, यह हर उस देश की कहानी है जो अपनी एग्रीकल्चर पॉलिसी को गलत तरीके से मैनेज करता है। तो पहली जड़ 2023 की गर्मी और खराब फसल। 2023 में असाधारण गर्मी पड़ी, चावल की क्वालिटी गिरी और ओवरऑल आउटपुट में भारी कमी आई। उसी खराब फसल के चावल से 2024 की सप्लाई चलनी थी, लेकिन सप्लाई में रुकावट आ गई। दूसरी जड़, डिमांड का अचानक बढ़ना। कोविड के बाद जापान में टूरिज्म का सैलाब आया, सुशी हंग्री टूरिस्ट की मांग बढ़ी, साथ ही रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से व्हीट महंगा हुआ, तो लोगों ने ब्रेड और नूडल्स से चावल की तरफ रुख कर लिया। और तीसरी जड़, सरकारी पॉलिसी की विफलता। दशकों से जापान की सरकार किसानों को पैसे देती थी कि वो चावल कम उगाएं ताकि दाम ऊंचे रहें। यह पॉलिसी किसानों को प्रोटेक्ट करती थी, लेकिन सप्लाई को आर्टिफिशियली कम रखती थी। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि 2024 में जापान में 2023 के मुकाबले 1,80,000 टन ज्यादा चावल पैदा हुआ, यानी प्रोडक्शन शॉर्टेज नहीं था, लेकिन फिर भी दाम आसमान छू रहे थे। असल संकट था मीडिया कवरेज से पैनिक बाइंग,
अर्थक्वेक की अफवाहों के बाद होर्डिंग और ट्रेडर्स की स्पेकुलेशन। सप्लाई थी लेकिन सिस्टम इतना रिजिड था कि वो सप्लाई कंज्यूमर्स तक पहुंच नहीं पाई। और चौथी जड़ एजिंग फार्म्स और श्रिंकिंग फार्मर्स। 1970 में जापान में 46,60,000 छोटे फार्म्स थे और 2020 में यह घटकर सिर्फ 7 लाख रह गए। खेत बचे हैं, किसान नहीं। यानी चावल का संकट एक फसल का संकट नहीं था, वो दशकों की गलत पॉलिसीज, एजिंग पॉपुलेशन और एक रिजिड सिस्टम का नतीजा था। राहत क्यों आई, दाम कैसे नीचे आए? तो अब अच्छी खबर यहाँ पर यह है कि 2025 की राइस हार्वेस्ट ने डिमांड को पार कर लिया, सप्लाई डिमांड बैलेंस बेहतर हुआ और दाम 5 हफ्तों से लगातार गिर रहे हैं। लेकिन यह राहत सिर्फ हार्वेस्ट से नहीं आई। जापान सरकार के स्टॉक पाइल 2025 में 9,10,000 टन थे। जून 2025 तक वो घटकर 1 लाख टन रह गए। यानी इमरजेंसी राइस रिजर्व्स बड़े पैमाने पर बाजार में उतारे गए। अप्रैल 2025 में जापान ने 25 साल बाद पहली बार साउथ कोरिया से राइस इंपोर्ट किया। एओन जैसी बड़े सुपरमार्केट्स ने कैलिफोर्निया का चावल बेचना शुरू किया और सबसे बड़ा इंटरवेंशन एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिंजिरो कोइजुमी ने जून 2025 में 3 लाख टन और स्टेट रिजर्व से 2,000 येन प्रति 5 किलो पर मार्केट में उतारा, जो रिटेल प्राइस का आधा था। नतीजा दाम गिरे, लेकिन एक सवाल बना रहा। इंडस्ट्री के लोगों का कहना है दाम अभी भी गिरते रहेंगे, लेकिन एक्सपर्ट्स ने चेताया अगर प्रोडक्शन नहीं बढ़ी और रिफॉर्म्स नहीं आए तो ऊंचे दाम 2028 तक वापस आ सकते हैं। यानी राहत मिली है लेकिन संकट खत्म नहीं हुआ। भारत की अपॉर्चुनिटी, अब वो एंगल जो भारत के नजरिए से सबसे ज्यादा जरूरी है। जापान के संकट में एक बड़ा सवाल उठा है कि जापान अपना चावल कहां से लाएगा, क्योंकि घरेलू प्रोडक्शन अब उसकी ग्रोइंग डिमांड को पूरा नहीं कर सकती। और 341 येन प्रति किलोग्राम का भारी इंपोर्ट टैरिफ जो जापान की ट्रेड पॉलिसी का हिस्सा है, वो अब डिबेट पे है। खुद ट्रंप ने हाल में जापान से कहा जब तुम्हारे यहाँ राइस की इतनी कमी है तो अमेरिकन राइस क्यों नहीं लेते। जापान ने यूएस राइस का एमए कोटा थोड़ा बढ़ाया लेकिन इंपोर्ट फंडामेंटली नहीं खोला। लेकिन भारत के लिए एक रास्ता खुल रहा है। इंडियन राइस एक्सपोर्टर्स फेडरेशन ने जापान को उन 26 नए टारगेट मार्केट्स में रखा है जहां भारत की राइस पेनिट्रेशन अभी बहुत कम है। इन 26 मार्केट्स में कुल 1.8 लाख करोड़ का राइस इंपोर्ट होता है जो अभी दूसरे देशों से जाता है। इंडिया ने जीआई टैग्ड वैरायटीज जैसे जोहा जो असम की है और अम्बे मोहर जो महाराष्ट्र की है को जापान, यूएस और मेक्सिको जैसे नीश प्रीमियम मार्केट्स में वेलनेस ग्रेन्स के तौर पर मार्केट करना शुरू किया है, थाई जैस्मिन राइस के कॉम्पिटिटर की तरह। और भारत की स्थिति इस वक्त बेहद मजबूत है। 2024-25 में इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा राइस प्रोड्यूसर बन गया, आउटपुट 150 मिलियन टन, यानी ग्लोबल प्रोडक्शन का 28%। इंडिया ने चाइना को पीछे छोड़ दिया और 2024-25 में इंडिया के राइस एक्सपोर्ट्स 20.2 मिलियन टन रहे, 23.4% की ग्रोथ। और टारगेट है 2026-27 तक 30 मिलियन टन का, जो इंडिया ने कभी नहीं किया। लेकिन दोस्तों, जापान एक आसान बाजार नहीं है। जापान का कंज्यूमर बेहद डिमांडिंग है, उसे चाहिए स्टिकी जैपोनिका ग्रेन, वो वैरायटी जो इंडिया में बहुत कम उगती है। इंडिया जो चावल उगाता है वो मोस्टली लॉन्ग ग्रेन या पारबॉइल्ड है। जापान को वो चाहिए जो शॉर्ट ग्रेन हो, जो पकाने पर चिपचिपा हो, जो सुशी और राइस बॉल्स के लिए सही हो। यानी अपॉर्चुनिटी है लेकिन सीधी नहीं, वैरायटी और क्वालिटी का एक गैप है जिसे ब्रिज करना होगा। और आपको याद होगा बिर्क यानी कि भारत इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस में अलग अलग वैरायटीज़ जो इंटरनेशनल कुजीन्स थी उनको जो हमारे देश के जो चावल हैं उनमें बना के उनमें पका के दिखाया गया था डेमो के तौर पर और उसको वाइडली एक्सेप्ट किया था। और दोस्तों, आपको याद होगा कि भारत इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस बिर्क 2025 में किस तरह से अलग अलग देशों के कुजीन्स को हमारे देश में जो पैदा हुए चावल हैं उनसे बना के दिखाया गया था, डेमो दिया गया था, चखाया गया था, लोगों ने स्वाद लिया और लोगों ने वाह वाह भी करी। यानी कि भारत पूरी तरह से तैयार हो रहा है हर उस मार्केट को टैप करने के लिए जहां हम अभी नहीं हैं, और उनमें से जापान में ये बड़ी अपॉर्चुनिटी अभी दिखाई दे रही है। तो द बिग पिक्चर कंक्लूजन दोस्तों, आज की 3 कहानियां एक ही सबक देती हैं। जापान ने दशकों तक अपने किसानों को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोडक्शन को आर्टिफिशियली कम रखा, दाम ऊंचे रहे, किसान खुश रहे, लेकिन जब 2023 की गर्मी आई तो सिस्टम टूट गया। फूड सेल्फ सफिशिएंसी रेट 38% तक गिर गई।
सबसे अमीर देशों में से एक चावल के लिए दूसरे देशों के आगे हाथ फैलाने पर मजबूर हुआ और अब दाम 3,980 येन तक आ गए हैं। 5 हफ्तों की गिरावट राहत है, लेकिन स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स वही हैं। एजिंग फार्म्स, श्रिंकिंग फार्मर्स, रिजिड डिस्ट्रीब्यूशन। अगर रिफॉर्म्स नहीं आए तो 2028 तक संकट वापस आ सकता है। और भारत के पास सरप्लस है, भारत के पास एम्बिशन है। 30 मिलियन टन्स का टारगेट, 26 नए मार्केट्स, जापान उनमें से एक। लेकिन जापान को जीतने के लिए सिर्फ क्वांटिटी काफ़ी नहीं, उसे चाहिए वो वैरायटी जो उसकी थाली के लिए सही हो, वो क्वालिटी जो उसके डिमांडिंग कंज्यूमर को पसंद आए। यह एक लेसन है जो जापान की क्राइसिस से भारत को मिलता है। खाना उगाना काफ़ी नहीं है दोस्तों, सही खाना सही जगह और सही वक्त पर, यही है आज का बिग पिक्चर। दोस्तों, यदि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता हो, हमारे वीडियोस पसंद आते हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए, वीडियोस को लाइक भी करिए और जितना हो सकता है हमारे वीडियोस को व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करिए। इससे हमें ताकत मिलेगी, हमें मोटिवेशन मिलेगा, हमारी टीम को बल मिलेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।